वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे प्रोफेशनल्स। मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन। सर, ये कैपिटल गेन क्या होता है? देखो, कैपिटल गेन क्या चीज़ है कि भाई हमने कोई एसेट ट्रांसफर करी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज मशीनरी बेची। तो मशीनरी को सपोज मैंने बेचा 20 लाख रुपए में। मैंने खरीदा था उसको 15 लाख रुपए में। ठीक है, तो सपोज मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्लियर हुआ? सपोज हमने गोल्ड खरीदा था। हमने गोल्ड खरीदा था 10 लाख रुपए का। हमने उसको बेचा 20 लाख रुपए में, तो हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो कोई भी एसेट को खरीदने और बेचने पर अगर प्रॉफिट होता है तो वो जाता है कैपिटल गेन के अंदर। कब जाता है? कैपिटल गेन के अंदर। मैंने शेयर्स खरीदे 10 रुपए का, उसको बेचा 20 रुपए में, तो मुझे होता है कैपिटल गेन। तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। बहुत सिंपल चीज़ है हमारी, बहुत सिंपल चीज़ है। एसेट को अगर हमने प्रॉफिट में बेचा तो हो गया वो कैपिटल गेन। देखो, जो भी आप यहाँ पे नोट्स देख रहे हो, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप वहाँ पे वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हो कभी भी। ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला तो आता है बेसिस ऑफ चार्जेस, कि भाई किस बेसिस पे हम कैपिटल गेन पे टैक्स लगा रहे हैं। कि हम क्यों लगा रहे हैं कैपिटल गेन पे टैक्स, किस बेसिस पे लगा रहे हैं। तो समझते हैं कि भाई बोलता क्या है कि हमने कोई भी कैपिटल एसेट को बात याद रखना, कोई भी एसेट नहीं, कैपिटल एसेट को अगर हमने ट्रांसफर किया और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे आता है कब पे करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में जिसमें ट्रांसफर किया। एग्जाम्पल, मैंने एसेट ट्रांसफर करी यहाँ पे 3/4/24 को। ठीक है, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया? ये हो गया हमारा 24-25। तो इस साल का जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो हमें इस एसेट के जो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, उसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल चीज थी सर, मजा आ गया। तो ये बात याद रखना, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, कि अब टैक्स कब चार्ज कर सकते हैं। ईयर इन विच ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब जिस साल ट्रांसफर टेक हुआ ना, उस साल ही हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज कर पाएंगे। क्लियर हो गई? क्लियर हुई बात? हाँ सर, क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। कैपिटल एसेट, हम तो समझ को लिए भाई टैक्स लगता है कैपिटल एसेट के ऊपर। पर कैपिटल एसेट होता क्या है, हमें ये तो समझना पड़ेगा ना पहले कि भाई ये चीज होती क्या है। तो देखो, कैपिटल एसेट हमारी होती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट जो असेसी ने हेल्ड की हो उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट। बहुत सिंपल चीज थी। चाहे तो फिर वो सिक्योरिटीज भी हो सकती है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफ या फिर यूलिप विच आर नॉट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(10)(d). सर, ये सब होते क्या है? देखो, एक तो मैंने बताया भाई कोई भी एसेट कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, कोई भी एसेट अगर आपने इंडिविजुअल ने ओन की है तो बनती है हमारी कैपिटल एसेट। दूसरा, कुछ कुछ होते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने भी कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड की है तो वो भी हमारी बन जाएगी कैपिटल एसेट। अगर वो भी कुछ खरीदे बेचेंगे हमारे मार्केट के अंदर तो वो बन जाएगी हमारी कैपिटल एसेट। सिंपल चीज थी बहुत। आगे आता है हमारी यूलिप। यूलिप क्या होता है हमारा? यूलिप होती है हमारी कि भाई यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये चीज देखो होती क्या है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है, और स्पेसिफिक उसकी हम यूनिट्स अलोकेट करते हैं। एग्जाम्पल होता है ना जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो उसके भी स्पेसिफिक यूनिट्स अलोकेट होते हैं। तो अगर ऐसे कोई हमने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जो एग्जाम्प्ट नहीं है सेक्शन 10(10)(d) के अंदर, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये हमारी असेट है। क्लियर हुआ? इसको हम बाद में, हमें से पैसा मिलने वाला है ना, क्योंकि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इससे हमें बाद में पैसा मिल सकता है। तो ये भी हमारी एक टाइप की कैपिटल असेट ही हुई। पता है, ये बाद में रिडीम होकर हमें मैच्योरिटी पे इनसे हमें पैसा मिलता है। तो एक टाइप की हमारी असेट ही हो गई ये सारी। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। हमने क्लियर हुआ कि क्या होती है कैपिटल असेट। देखो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, आपको मैं फ्री पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे जाके। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। एक्सक्लूजन। देखो, कैपिटल एसेट में क्या आता है हमने देख लिया। एक तो सारी एसेट आती है जो भी इंडिविजुअल हमारा एसएससी ओन करता है। साथ में कोई भी सिक्योरिटी अगर हमारा एफ ओन करते हैं तो वो भी आती है। साथ में हमारी जो यूलिप होती है वो भी आती है, वो हमारी कैपिटल एसेट होती है। अब इसमें एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूड क्या होता है? देखो, कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे वो हम कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स इन यूज है। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड बॉन्ड, ये सब हम उसको नहीं मानेंगे, ये हमारी कैपिटल एसेट नहीं है, ये हमारा एक्सक्लूजन है, नॉट अ कैपिटल एसेट। देख लेते हैं क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। सबसे पहले आता है स्टॉक इन ट्रेड।
देखो ये स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट क्यों नहीं है, इसका बात को समझना। जब हम बिजनेस करते हैं ना, जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते टाइम, तो जब भी हम स्टॉक खरीदते बेचते हैं, तो उसको हम काउंट करते हैं ऑपरेशंस के अंदर। वो हमारा ऑपरेटिंग नेचर का होता है स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर होता है एक तो, ठीक है। और वो ऑपरेटिंग नेचर का होता है, वो कभी भी एक कैपिटलाइज नहीं हो सकता। वो स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। उसको हम एज अ ऑपरेटिंग नेचर की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक तो ये तो नहीं बनेगा, क्लियर चीज़ है। दूसरा आता है हमारा पर्सनल इफेक्ट। ये क्या होता है? सपोज हमारे कपड़े पहने हुए, जो हमारे हमारे पास अभी पेन पड़ी है, कि मेरी असेट है क्या? ये पता है, ये ऐसी चीजें हैं कि भाई जो आप पर्सनल लाइफ में रेगुलरली यूज करते हो, ये भी एक टाइप का आपका ऑपरेशन ही हो गया। इनको आप कैपिटलाइज नहीं करते, क्लियर हुआ? तो कोई भी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं बनेगी, ठीक है। आगे आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये भी इसमें काउंट नहीं होता। देखो लैंड तो होता है कैपिटल एसेट है हमारी, लैंड से हमें पैसा मिलता है, लैंड इज अवर कैपिटल एसेट। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसकी टैक्सेबिलिटी को हटाने के लिए देखो किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर उनकी लैंड खरीदने बेचने पे अगर उसको टैक्स लगाएंगे, तो वो बेईमानी हो जाएगी। हमारी कंट्री ऐसा नहीं करना चाहती। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर हमने खरीदी बेची, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे करेंगे कि भाई रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही निकाल दो। ना रहेगा बास, ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही निकाल दिया, ताकि उस पर टैक्स लगे ही ना। सिंपल चीज थी, ठीक है। बट वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हमारा इंडिया में होना चाहिए सिचुएटेड, ठीक है। और स्पेसिफाइड अर्बन, कोई भी स्पेसिफाइड अर्बन एरिया में नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। एक तो इंडिया में होना चाहिए, दूसरा कोई भी स्पेसिफाइड अर्बन एरिया में, अगर सपोज मुंबई के बीचों बीच रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, सोचो उसकी क्या कीमत होगी, कितना अमीर इंसानों का वो। तो ऐसे कोई स्पेसिफाइड एरिया है, अगर वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, भले वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है पर सिचुएटेड है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? बहुत आसान क्लियर हो गई। आगे आता है हमारे गोल्ड बॉन्ड्स। ये क्या होता है? देखो ये भी स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स है, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स है। ये यहाँ पे लॉन्च हुए थे, इन ईयर को लॉन्च हुए थे, या फिर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो सरकार ने लॉन्च पता है क्यों किए थे? ताकि लोग इनमें इन्वेस्ट करें और सरकार के पास पैसा आए। और सरकार ने प्रॉमिस किया था कि इनके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा टैक्स। सरकार ने इन पे बताया था कि भाई इनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये टैक्सेबल नहीं होंगे, आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके कारण इनको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही निकाल दिया गया था। अब इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जो भी इस पर्टिकुलर ईयर्स में आए थे ना, उनकी बात हो रही है। क्लियर हुआ सर? मजा आ गया। बट इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन्स है कि भाई यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, इसके कुछ एक्सक्लूजन्स है। तो क्या क्या एक्सक्लूजन्स है इसके? इसके एक्सक्लूजन है कि भाई जो ज्वेलरी है, जो आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, जो ड्राइंग्स है, जो पेंटिंग्स है, जो स्कल्पचर्स है, उनको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। सर ये क्या बात होगी? इनको हम कैपिटल एसेट क्यों मानेंगे? क्या लॉजिक है इसका? देखो बेटा, इसका एक ही लॉजिक है। ज्वेलरी भले आप गले में पहनते हो, बट ज्वेलरी की वैल्यू बहुत अच्छी होती है और काफ़ी हाई वैल्यू ये कैरी करता है ज्वेलरी। और इसको आप इजीली खरीद बेच सकते हो, इसको आप खरीद बेच सकते हो मार्केट में, और काफ़ी हाई वैल्यू कैरी करता है। अब मेरी बात बताओ, ये जो मेरे पास शर्ट पहनी है मैंने, क्या मैं इसको इजीली खरीद बेच सकता हूँ मेरी यूज्ड शर्ट को? नहीं कर सकता ना। सिंपल चीज़ है भाई साहब। सपोज एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक ये लैपटॉप पड़ा है। चलो लैपटॉप भी छोड़ो, मेरे पास ये ईयरफोन पड़ा है, ये मेरे पास ईयरफोन पड़ा है। क्या मैं इस ईयरफोन को इजीली खरीद बेच सकता हूँ मार्केट में? कर सकता हूँ मैं। तो क्या ये मेरा, कर सकता हूँ जैसे मैं सोने को कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सिंपल चीज़ है। तो अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे ऐसा वो कहलाएगा मेरा पर्सनल इफेक्ट, तो वो तो हमारी कैपिटल एसेट कराएगी ही नहीं। पर तो जो हमारे पास ज्वेलरी है, जो हमारे पास आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, जो पता है ना, होता है ना, बड़े बड़े कलेक्शंस होते हैं आर्कोलॉजिकल, पुराने जमाने की चीज़ें, यूनिक चीज़ें पड़ी होती है ना बहुत ज़्यादा, जो नवरे लोग कलेक्ट करते हैं पूरा। तो वो चीज़ें हम इजीली खरीद बेच सकते हैं, वो भी हाई वैल्यू के ऊपर। सही है ना? कोई ड्राइंग्स हुई, हमारी ड्राइंग्स होती है ना, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, उसको हम, पता है कुछ कुछ पेंटिंग्स तो अरबों में बिकती है।
तो फिर क्या वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगी ना, लॉजिकल बात है। तो ड्राइंग्स पेंटिंग्स भी हमारी बड़ी बड़ी जो हमारी महंगी महंगी बिकती हैं, तो वो तो लॉजिकल बात है, वो भी हमारी हो जाएगी कैपिटल एसेट। तो फिर उनको हम क्यों, भले वो यूज पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल मजे के लिए खरीदी है, सामने पड़ी हुई हम ऐसे देख के मजे करें, वाह क्या ड्राइंग पड़ी है भाई साहब, भले ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, तो क्या, पर वो असेट नहीं है क्या हमारी? असेट ही होगी हमारी वो, तो फिर उसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इजीली। आगे आता है स्कल्पचर्स। भाई महंगे महंगे आर्ट वर्क स्कल्पचर्स जो हम इजीली खरीद बेच सकते हैं। पता है बड़े बड़े लोग इनमें डीलिंग करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इट इज ईजिएस्ट वे टू सेव द ब्लैक मनी। आपके पास 20 करोड़ ब्लैक मनी पड़ा है, एक पेंटिंग खरीद लो। क्या आप 20 करोड़, क्या आप 20 करोड़ रुपए यहां से दुबई ट्रांसफर कर सकते हो इजीली ब्लैक मनी, विदाउट गेटिंग नोटिस्ड? बट आप पेंटिंग या फिर कोई स्कल्पचर प्लेन में डाल दो, कर लो ट्रांसफर, कौन रोकने वाला है? कोई रोक सकता है क्या भाई? पेंटिंग है वो, तो इट इज इजीली ट्रांसफरेबल ब्लैक मनी, यू कैन से। करेक्ट? यस और नो? भाई मैं सलाह नहीं दे रहा ये सब कुछ, पर ऐसा लोग करते हैं। आगे देखते हैं। ये तो हमने समझ समझ लिया भाई क्या क्या हमारे कैपिटल एसेट है, क्या क्या नहीं है। आगे देखते हैं कि हाँ ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या होता है? देखो, कैपिटल एसेट तभी टैक्सेबल होती है जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर काय की टैक्सेबिलिटी, किस चीज का टैक्स है कि नहीं? देखो, उसमें क्या क्या आता है। एग्जाम्पल, सेल्स हमने कोई की, वो हमारा हो गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सिंपल बात है, कुछ किसी चीज का हमने एक्सचेंज किया, भाई लेने देने की हमने, तो मेरे को ये दे मैं तेरे को ये दूंगा, तो वो भी हमारा हो गया कैपिटल एसेट का लेना देना, ट्रांसफर हो गया हमारा वो। आगे आता है रिलिक्विशमेंट ऑफ राइट, कि भाई मेरे पास किसी चीज का हक था, उसको मैंने किसी को दे दिया, भाई आज से ये हक तेरा है, आज से तेरा हक है इसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं रिलिक्विशमेंट ऑफ राइट। आगे आता है कंपलसरी एक्विजिशन, हमने किसी को कंपलसरी अक्वायर किया, भाई तू आ जा मेरे पास, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन। फिर आगे आता है कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, हमने एसेट को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। सपोज मेरे पास बिल्डिंग पड़ी थी, मैं बिल्डर हूँ, वो बिल्डिंग मेरे पर्सनल मजे के लिए थी, वो मेरी बिल्डिंग थी, फिर उसको मैंने मार्केट में उतार दिया बेचने के लिए, तो वो मेरा स्टॉक बन गई ना, क्योंकि मैं तो बिल्डर हूँ, बिल्डिंग खरीदना बेचना मेरा काम है, तो बन गई स्टॉक इन ट्रेड। आगे आता है मेच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये क्या होता है? देखो, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या है, हम, पता है कभी कभी बॉन्ड्स में डालते हैं पैसे, तो पता है बॉन्ड जो 100 रुपए का होता है ना, वो 92 रुपीज में बिकता है, सॉरी 90 रुपीज में, हाँ वो बिकता है, और मैच्योर होता है हमारा 100 रुपए में। पर जो उसका रेट है वो जीरो होता है, उसका रेट जीरो होता है, बट वो डिस्काउंट पे इशू होता है और नॉर्मल फेस वैल्यू पे वो रिडीम होता है। उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अगर वो भी रिडीम हो रहा है तो वो भी ट्रांसफर कहलाएगा, मेच्योरिटी अगर उसकी हो रही है ना तो वो भी ट्रांसफर ही कहलाएगा, क्योंकि हमें पैसे मिलने वाले हैं। अगर पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो हमें उसकी पोजेशन मिल गया। देखो भले सपोज राइट, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, पर वो पोजेशन मिल गया है, पोजेशन मिल गया उसका। एग्जाम्पल, लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, टेनेंसी राइट्स। सपोज मैंने किसी को, मेरे पास टेनेंसी राइट्स थे, मैंने वो राइट्स प्रॉफिट में किसी को बेच दी, टेनेंसी राइट्स, तो मेरे को प्रॉफिट होगा ना, मैं उसको प्रीमियम पे बेच दी टेनेंसी राइट्स। भाई तू आज, आज अभी तू मेरे, देखो होते क्या है, देखो टेनेंसी राइट क्या होते हैं कि भाई मैं, मेरे पास हक है यहाँ पे रहने का रेंट पे करके, बट वो मैं राइट किसी और को दे रहा हूँ कि भाई आज से तू यहाँ पे रहेगा रेंट पे करके। ओनर को कोई लेने देना नहीं है, बस मैंने उसको राइट बेच दिए, भाई आसपास तेरा हक है, तू यहाँ पे रह सकता है। उसको बोलते टेनेंसी राइट्स। तो अगर मैं वो बेच रहा हूँ, तो वो भी तो एक टाइप का एन्जॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसको मैं दे रहा हूँ, तो ट्रांसफर हो गया एक टाइप का ये भी। आगे आते हैं, सपोज वो होता है बाय बाय कॉर्पोरेट सोसाइटी, बाय होता है मेंबरशिप, किसी भी वे में अगर ये आप ट्रांसफर कर पा रहे हो एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल बात है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है। देख क्या होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। देखो, इसके थ्रू हम क्लासिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म।
कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ असेट को अगर आप 2 साल तक होल्ड करो या फिर उससे ज़्यादा में होल्ड करो, ठीक है, 2 साल तक होल्ड किया या फिर ज़्यादा में होल्ड किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने एक गलत कर दी है, पर दिखाता हूँ मैं। ये वाला हटा देते हैं, आगे देखते हैं। हम्म, हम्म। देखो, मैंने कुछ असेट मैंने होल्ड की 24 मंथ तक, कुछ असेट मैंने होल्ड की 12 महीने तक, तो उस समय वो बन जाएगी शॉर्ट टर्म। कैसे सर, कैसे? देखो, अगर मैंने अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर कैपिटल असेट्स, ये सब, उसमें क्या क्या आ गया, म्यूचुअल डेट, म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, ये सब आ गए। अगर ये सारी असेट मैंने होल्ड की 24 महीने तक, तो शॉर्ट टर्म है। अगर उससे ऊपर वो होल्ड किए मैंने, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी हमारी। क्लियर बात? आगे आता है कि भाई कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ठीक है, उसमें आता है शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब आती है। कोई यूनिट ऑफ यूटीआईज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब चीज़ों को अगर मैंने 12 महीने तक होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म आता है, 12 महीने से ऊपर होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म आता है। तो ये चीज़ें हमें खाली याद रखनी है, इसको आप रट ही सकते हो। इसको मैं क्या बताऊंगा, देखो सिंपल बात है, जो भी इक्विटी ओरिएंटेड है, जो भी हमारे शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, जो भी हमारे लिस्टेड सिक्योरिटीज है, सिंपल बात है, और जो भी हमारी जीरो कूपन बॉन्ड्स है, और जो भी हमारे यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, ये सारी हमारी क्या होंगी, 12 महीने तक हमारी शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर हमारी लॉन्ग टर्म। बाकी की जो भी एसेट है हमारी, जो भी इनके अलावा जो भी एसेट है, वो हमारी 24 तक हमारी शॉर्ट टर्म और 24 महीने के ऊपर हमारी लॉन्ग टर्म। सिंपल बात, बहुत क्लियर हो गया। देखो, उसमें से हम देखते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं क्या एक्चुअली में। हमने पढ़ तो लिया स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड भी हमारी स्पेसिफिक होल्डिंग चीज है, ठीक है, पर ये होते क्या है? देखो, कोई भी कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें लेस देन 35% हमारी इक्विटी होती है, मतलब 65% हमारा डेट होगा या फिर 35% या फिर उससे कम हमारी इक्विटी होगी, ठीक है। अगर वो मोस्टली डेट ओरिएंटेड है, मोस्टली वो क्या है, वो डेट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो और अक्वायर्ड ऑन एंड आफ्टर 1423, अगर उसके बाद अक्वायर किया, तो ये ऑलवेज रहेगा शॉर्ट टर्म। इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म, इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। चाहे कभी भी बेचो, 10 महीने के बाद, 20 महीने के बाद, कभी भी बेचो, इट्स ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। कौन सा? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जिसकी इक्विटी 35% या फिर उससे कम है, सिंपल बात है, और अक्वायर हुआ है 1423 के बाद अक्वायर हुआ है, तो वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है अंदर सेक्शन 50AA। क्लियर हुआ? आगे आता है मार्केट लिंक डिबेंचर्स। यहाँ पे आता है मार्केट लिंक डिबेंचर्स आर ऑल्सो ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म। ये बात हमें याद रखनी है। मार्केट लिंक डिबेंचर्स एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स विच हैविंग इक्विटी टिल 35% और लेस देन दैट, तो हमारे होते हैं सेक्शन 50AA के अंडर ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म, ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म। बात ये याद रखना, चाहे कितने भी पीरियड ऑफ होल्डिंग उसने की हो, 10 साल 20 साल, ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म। आगे देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे, मतलब ये भी एक चीज का हमें दिक्कत है, हम कैसे इसको कंप्यूट करें, उसका फॉर्मेट क्या है सर? देखो, उसका फॉर्मेट ये है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिए, सपोज 1 लाख में बिक गया, कितने में बिक गया? 1 लाख में बिक गया सपोज। फिर आगे हमने ले लिया ट्रांसफर एक्सपेंस। क्या ले लिया? ट्रांसफर एक्सपेंस। सपोज कुछ उसको ब्रोकरेज हो गई, कुछ भी चीज हो सकती है, ब्रोकरेज, फाइलिंग फीस, जो भी हो सकता है, उसको हमें ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे सिंपल चीज थी हमारे, यहाँ पे माइनस कर दी उसको हमसे। हाँ, बट एसटीटी जो हमारा लगता है ना, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो हमें माइनस नहीं करना। भाई कोई भी एक्सपेंस हो, हमने उसको माइनस कर दिया, सिंपल चीज है। फिर हमें मिल गया नेट सेल कंसिडरेशन। क्या हमें मिल गया? नेट सेल कंसिडरेशन। फिर माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या करेंगे हम? माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने वहां पे माइनस कर दिया। क्लियर चीज थी ये। आगे आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हमने वो भी माइनस कर दिया। हमें आगे कैपिटल गेन। अब सर, ये कॉस्ट ऑफ क्या होता है? एक्विजिशन। देखो, जितने में हमने एसेट अक्वायर की ना, भाई हमने इतने में एसेट को अक्वायर किया, उसका हमने माइनस कर दिया। हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया एसेट के अंदर, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सपोज मैंने कुछ रिनोवेशन करवाया, तो भी उसको मैंने माइनस कर दिया एज ए खर्चा। भाई एक तो मैं एसेट बेच रहा हूँ, तो मैं खर्चे माइनस करूंगा ना। क्लियर हो? तभी मुझे कैपिटल गेन मिलेगा। तो मैंने एसेट बेची यहाँ पे, ये सेल्स अमाउंट, कुछ भी मैंने सुबह खर्चा, ब्रोकरेज कुछ पे किया, वो भी माइनस कर दिया, कुछ खर्चा हो गया। मैंने जितने में अक्वायर की थी एसेट, मैंने उसको माइनस कर दिया। मैंने कुछ एसेट में रिनोवेशन या फिर इंप्रूवमेंट करवाया था, मैंने वो भी माइनस कर दिया। फिर मेरा आ गया कैपिटल गेन।
ठीक है सर, पर सर ये इंडेक्स्ड क्या है? इंडेक्स्ड देखो, हर साल इन्फ्लेशन लगता है हमारे एसेट्स के ऊपर, सॉरी हमारे इनकम या फिर कोई भी मनी, सपोज मनी के ऊपर हमारा लगता है इन्फ्लेशन। क्लियर चीज़ है। तो जो भी इन्फ्लेशन लग रहा है हमारी मनी के ऊपर, तो क्या हमारा मनी की वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है? घटती जा रही है ना। तो सपोज 100 रुपये अगर हमने आज से 20 साल पहले स्पेंड किए हो, तो आज के 1000 रुपये स्पेंड करने के बराबर है, क्या मैं बोल सकता हूँ? तो इसी वे में हमें इंडेक्स करने पड़ते हैं चीज़ों को जो हमने पहले खरीदी थी। क्योंकि सपोज जो चीज़ हमने 2.5 लाख की पहले खरीदी थी, क्या पता वो अभी 2.5 करोड़ की हो गई। ठीक है, हमने जो चीज़ पहले खरीदी थी 5 लाख रुपए में, क्या पता वो 50 लाख की हो गई। तो इस वे में चीज़ें इंडेक्स्ड होती है, तो हमें उनको उस वे में गिनना पड़ेगा। देखो देखते हैं यहाँ पे ये होता क्या है। देखो, अप्लाइज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इतना तो समझना है कि भाई शॉर्ट टर्म में कभी भी इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा, हमेशा लॉन्ग टर्म में ही अप्लाई होगा। और लॉन्ग टर्म में भी ये हमें ध्यान रखना है किस किस पे अप्लाई होने वाला है, आगे हम देखने वाले हैं। देखो इसको हम पहले तो करेंगे कैसे कैलकुलेट। तो जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये आपको एग्जाम में नीचे पेपर पे दे दिया होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे दिया गया होगा। ऑफ ट्रांसफर है, जब जब ट्रांसफर किया है ना, उसको हमें न्यूमेटर में रखना है। डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द परचेज ईयर, जिस साल परचेज किया ना उस साल का हमें इन्फ्लेशन रखना, इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो हमें रखना है डिनोमिनेटर के अंदर। और ये रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। बहुत सिंपल चीज थी ये, बहुत सिंपल चीज थी। तो ये सर ये हमारा फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यही अप्लाई होगा हमारे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। आगे आते हैं इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्ड्स डिबेंचर्स। ठीक है, इन पे आप इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं कर सकते बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इनके अलावा जो भी हमारे डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स उन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते इंडेक्सेशन। सिंपल बात है। आगे आता है हमारा स्लम सेल, ये हम आगे पढ़नेंगे स्लम सेल क्या होती है। उस पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हमारा कैपिटल गेन वाला, क्या सॉरी इंडेक्सेशन का, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे आता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 112A। अरे ये होता है ना शेयर्स, शेयर से ही हमारे शेयर्स हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब की बात हो रही है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 112A। सिंपल चीज थी बहुत। आगे आता है डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इंडेक्सेशन। तो ये था हमारा डीटी का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना। और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट, कल ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।